नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग इस न्यूज़ से करने वाले थे क्योंकि 8.7 का ज़रा यहाँ पर देखिएगा, रिएक्टर स्केल 8.7 का भूकंप दर्ज किया गया है कमचटका प्रायद्वीप, जो रूस का भाग है पैसिफिक ओशियन में वहाँ पर, और उसके साथ साथ संलग्न इन सभी जगहों पर भूकंप अनुभव किया गया है। और अब उसके पश्चात से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान, हवाई प्रायद्वीप, रूस के कुछ भाग, इसके साथ साथ फिलीपींस सागर, अमेरिका, इन सभी जगहों पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। और ये सुनामी का जो होगा, जापान में जो जारी किया गया वो है 3 मीटर ऊंचा लहर उठ सकता है समुद्र का, और भीषण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अफरा तफरी का माहौल बन गया इन एरिया में। 8.7 का मतलब हुआ कि धरती बिल्कुल कांप गई है, इस प्रकार का भूकंप देखा गया है। इस न्यूज़ को हम लोग करेंगे, ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उससे पहले अपने समाज की, बिहार की एक बहुत ही दुखद सा न्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जो समाज के द्वारा निर्मित आपदा है और उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो इस प्रकार की चीज़ों में संलग्न है, मैं दिखाता हूँ कि न्यूज़ क्या है, उसके पश्चात से समझेंगे कि क्या इशू है, क्या कारण है उसका, और क्या समाधान हो सकता है। समाधान एक दिन में नहीं होगा क्योंकि हमने उसको एज ए कल्चर एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए क्या है न्यूज़। द हिंदू का ये आर्टिकल है, बिहार डार्क साइड द हब ऑफ गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये डिटेल आर्टिकल है, द हिंदू आज ही छपा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश कमज़ोर भी होगा तो भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि बिहार जो है गर्ल ट्रैफिकिंग, गर्ल वुमेन नहीं लिखा हुआ है, गर्ल ट्रैफिकिंग लिखा हुआ है। माइनर, छोटे बच्चे से लेकर के 14, 15, 16, 17 साल तक की लड़कियों के ट्रैफिकिंग का हब बन गया है। सबसे बड़ा कारण उसके पीछे, जिसका आप भी आनंद लेते होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है ऑर्केस्ट्रा जो आयोजित किया जाता है काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विवाह, मुंडन, कुछ भी हो तो ऑर्केस्ट्रा बुला के नचवा लो। संस्कृति का भाग बन गया है। प्राइड फील करते हैं ऑर्केस्ट्रा बुला करके, रिस्पेक्ट, खुद को समझते हम इज्जतदार लोग हैं कि मुंडन किया है तो ऑर्केस्ट्रा बुला के नचवा रहे हैं। उनके मुंह पर ये तमाचा है कि आप जिनको बुला रहे हैं वो ट्रैफिकिंग किए गए उन लड़कियों का, उनके साथ में अब्यूज होता है। वीडियो देर से अपलोड होगा क्योंकि मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाला हूं जो वीडियो चेक में जाएगा। उनके साथ रेगुलर रेप होता है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में, ऑर्केस्ट्रा के कारण से, जिसको आप भी देखते होंगे, यूट्यूब पर भी देखा होगा, सामने भी देखा होगा, उसी ऑर्केस्ट्रा के कारण से। और ये समाज जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। शुरुआत जो इस आर्टिकल का किया गया उसमें ये बताया गया है कि एक आदमी अपनी छोटी बेटी को दूसरे आदमी के कहने पर छत्तीसगढ़ भेज देता है कि वहाँ पर जाकर के इसको डांसर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसको डांस करना सिखाया जाएगा, जिसके पश्चात से स्टेज पर परफॉर्म करेगी वल्गर कपड़ों में, छोटे कपड़ों में, और वल्गर गानों पर डांस किया जाएगा। जब वो लौट करके आती है तो वो सेम गर्ल नहीं रहती है, उसके साथ अब्यूज होता है, वायलेंस होता है, रेप होता है, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। और उसके पश्चात फिर वो इस चीज़ से कभी भी निकल नहीं सकती है जब तक कि उसका उम्र उतना न बूढ़ा हो जाए कि अब वो स्टेज पर उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। बिहार पुलिस ने 217 लड़कियों को रेस्क्यू किया ऑर्केस्ट्रा में से, जिसमें से 153 जो हैं वो इनको बिहार पुलिस ने पिछले जून में 217 टोटल लड़कियों को रेस्क्यू किया। गर्ल्स लिखा हुआ है, वुमेन ट्रैफिकिंग नहीं लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, जिनमें से 153 केवल ऑर्केस्ट्रा के लिए लाई गई थी, बाई फोर्स लाई गई थी ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए। ऑर्केस्ट्रा बेल्ट भी बताया गया है इनके द्वारा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको उस बेल्ट का भी नाम बताता हूँ। ऑर्केस्ट्रा बेल्ट में सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, वेस्ट चंपारण इनका नाम आता है। ये ऑर्केस्ट्रा बेल्ट कहलाते हैं। यहाँ पर
सबसे ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा का चलन है, जहाँ पर 10,000 20,000 में ऑर्केस्ट्रा आ जाते हैं। और 10,000 रुपया कोई अगर ले रहा है तो उसमें से कितना उसने नचनिया गवनिया को दिया होगा, कितना ढोल ताशे वाले को दिया होगा, ज़रा इमेजिन कीजिए। तो ये घटना घटित होती है। इसमें बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं, इसको मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो है बिहार की संस्कृति के द्वारा, बिहार के समाज के द्वारा इसको एज ए कल्चर एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा कारण है। जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ों को हीन भावना की जगह पर जो कोई इस तरह के कृत्य करवाते हैं उनको हम बोलते हैं कि अच्छे अमीर लोग हैं कि ऑर्केस्ट्रा भी नचवाया, जबकि वो सबसे घृणित और अपराध का चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लड़कियों को लाया जाता है, माइनर लड़कियों को लाया जाता है। फिर वहाँ पर वो रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, जब वो मना करते हैं नाचने से तो उनके साथ फिजिकल एब्यूज़ तक होता है। सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, असभ्य भाषा में बोलूँगा तो आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी पर आधारित है ये। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से समीप ही में ही स्थित है, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की भी सीमा लगती है। ये जो इलाका है ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी को बेच दिया क्योंकि वो चाहता है कि उसके घर की गरीबी दूर हो, उसकी बेटी नाच करके गा करके पैसे इकट्ठा करे और उससे उसका घर चल जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शुरुआत इसी कहानी से हुई है। एक आदमी अपने बेटी को बेच देता है, एक तरीके से दे देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, और वो उससे काम करवाता है जिससे उसका घर चलता है। ये सच्चाई है अपने उसी बिहार की जिस पर हम इतना गर्व कर रहे होते हैं। उसके ऊपर धब्बा लग जाता है इस प्रकार की चीज़ों का। इतने सुंदर संस्कृति के ऊपर में ये चीज़ धब्बा बन गया है, ऑर्केस्ट्रा। तो अब जब भी कभी ऑनलाइन भी कभी आपको इस तरह का वीडियो दिखे या ऑफलाइन में कहीं पर कुछ देख रहे हैं तो वहाँ पर रुकिएगा मत, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। और जिस प्रकार के व्यक्ति इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं उन्हें कम से कम समाज में सम्मान नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके कारणों को, इसके समाधानों को देखते हैं। कारण समाधान से इतर भी कुछ टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाता है, तो वही ये टॉपिक है। सुबह सुबह द हिंदू खोला और ये न्यूज़ पढ़ के आप क्षुब्ध हो जाते हो कि क्या हो रहा है अपने राज्य में। देखिए आज का इसका कारण और परिणाम पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं। उसके बाद से कमचटका प्रायद्वीप पर जाएंगे, बालिका तस्करी का केंद्र, जिसमें बताया गया है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2,878 बच्चों को तस्करी का शिकार बनाया गया, जिनमें से कई लड़कियां भी शामिल हैं। पिछले 15 वर्षों में 271 लड़कियों को बिहार से तस्करी के लिए ले जाया गया। इनमें से 118 फ्लैश ट्रेड में धकेल दिया गया, और सारण जिले में 162 लड़कियों को पिछले मार्च जून के बीच तस्करी के लिए लिया गया, जिनमें से ज़्यादातर 16 से 22 साल की आयु के बीच थीं और सब के सब ऑर्केस्ट्रा उद्योग से ही जुड़ी हुई थीं। तस्करी का संगठन है, उसके कारणों पर चलते हैं हम लोग। आपको बहुत सारे आंकड़े तो मैंने बता ही दिए। सबसे बड़ा जो कारण है वो है गरीबी। ये बहुत बड़ा कारण है, जहाँ पर परिवार के द्वारा अपने बेटियों को बेच दिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। SC ST OBC के नेता तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कभी किसी नेता के मुंह से आपने सुना है कि ये चीज़ बोलते हुए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा SC ST OBC परिवार में ही होता है। जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हीं के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। बिहार में गरीबी एक प्रमुख कारण है, जहाँ परिवार अपने बेटियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके। उदाहरण के लिए अभी जो एक उदाहरण था, इस आर्टिकल का पहला जो उदाहरण था वो यही उदाहरण था। गरीब परिवारों के पास संसाधनों की कमी, आजीविका के साधनों का अभाव तस्करी को बढ़ावा देता है। अशिक्षा, अशिक्षित माता पिता समुदाय तस्करी के जोखिम को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कह रहा है कि मैं इसको डांस सिखा करके, ट्रेंड करके इसको पैसे कमाने लायक बना दूंगा, तो वो केवल डांस ही सिखाएगा, और वो उसको जाने दे देते हैं। क्या कोई सही परिवार का व्यक्ति कभी जाने देगा? जिससे वे अपने लड़कियों को असुरक्षित परिस्थितियों में भेज देते हैं। शिक्षा कमी कारण जागरूकता का अभाव है, जो तस्करों के लिए आसान शिकार बनता है, और आसानी से उनको तस्कर वहाँ से कर दिया जाता है। आर्थिक असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक असमानता के कारण गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, जो बेहतर जीवन की आशा में तस्करों के जाल में फंस जाती हैं। नौकरी के अवसरों की कमी,
कम मजदूरी तस्करों को प्रोत्साहित करती है। झूठे प्यार का ढांचा भी, झूठे प्यार का दावा भी इसमें शामिल होता है कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसको अच्छी लाइफ दूंगा, फिर वो उसको ले जा कर के बेच देते हैं। ये भी कारण है इसका एक, जो उस आर्टिकल में बताया गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है उस आर्टिकल को ज़रूर ही पढ़िएगा। आप जैसे जो लोग हैं जो कल को ऑफिसर बनेंगे, उनको तो कम से कम पढ़ना चाहिए, ताकि कुछ नहीं तो इसको तो रोकें, है ना। सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस है, ये सबसे बड़ा कारण है। कुछ क्षेत्रों में तस्करी को सामाजिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है, खासकर जब परिवार आर्थिक संकट में हो, जिससे समस्या और गहरी हो जाती है। सामाजिक दबाव और पारंपरिक मान्यताओं लड़कियों को वेश्यावृत्ति या शोषण की ओर धकेलती हैं, और परिवार इसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लेता है, केवल एक कारण से, वो है गरीबी। संगठित अपराध का नेटवर्क है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क गरीबी और शिक्षा का फायदा उठा करके लड़कियों को फ्लैश ट्रेड और यौन शोषण के लिए ले जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में बिहार से 271 लड़कियों को तस्करी के लिए ले जाया गया है, जिनमें से 118 को फ्लैश ट्रेड में धकेल दिया जाता है। भौगोलिक और सामाजिक कमजोरियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की कमजोरी है, निगरानी की कमी है। तस्करों के लिए बिल्कुल इजी टारगेट बन जाता है ये इलाका, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी लगता है। जैसे नेपाल का बॉर्डर है या किशनगंज के होते हुए बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो समीप में ही स्थित है। इस कारण से यह बहुत आसान हो जाता है यहाँ से ट्रैफिकिंग करना। और ट्रैफिकिंग तो बाहर कम ले जाए जाते हैं, अपने ही समाज में वो आपके सामने नाच रहे होते हैं। विक्टिम्स, जो रेप के विक्टिम्स लड़कियां हैं, वो आप ही के सामने नाच रहे होते हैं। अपनी माँ बहनों को किसी दूसरे के साथ बात करते हुए जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, सही समय के बाद घर से बाहर जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बिल्कुल सभ्य कपड़ों के अलावा किसी दूसरे कपड़ों में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो दूसरे के घर की लड़कियों को स्टेज पर छोटे कपड़ों में नाचते हुए देख करके आनंदित होते हैं। यही हमारे समाज की सच्चाई है, जिसको हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना सही रहेगा। शिक्षा और जागरूकता, समुदाय में तस्करी के खतरों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। लड़की और उनके परिवारों को शिक्षा प्रदान करें ताकि वे अपने अधिकार और सुरक्षा के बारे में जान सकें और ये समझ सकें कि दुनिया इतना भोला भाला नहीं है कि कोई डांस सिखाने ले जा रहा है तो डांस ही सिखा करके उसको छोड़ देंगे। आर्थिक सहायता और रोज़गार, इकोनॉमिक सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर किसी पास में रोज़गार होगा तो कभी भी इस तरह का काम तो नहीं ही करेंगे। कानूनी कदम और सख्ती, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज पॉक्सो एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये लगना चाहिए क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की उम्र है, 18 वर्ष से कम उम्र की उम्र है तो पॉक्सो लगना चाहिए। जिन लोगों पर, कितने लोगों पर लगाएंगे? पूरे समाज पर लगना चाहिए क्या? आनंदित तो सभी हो रहे होते हैं सामने बैठ करके, है ना। तस्करी नेटवर्क के खिलाफ विशेष जांच टीमें गठित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सीमा पार तस्करों पर नज़र रखने की व्यवस्था बनानी चाहिए। सुरक्षित वातावरण और पुनर्वास, तस्करी से बचाए गए बच्चों के लिए सुरक्षित घर और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक सहायता और शिक्षा के साथ इन बच्चों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। कुछ दिन पहले बीबीसी हिंदी का आप देखिएगा और यूट्यूब पर जा कर के बिहार के डांसरों के बारे में एक डिटेल उसने डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया था, जिसमें बताया था कि उनको किसी के मरने पर भी बुलाया जाता है नाचने के लिए। ये कौन सी संस्कृति है? इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? किसी के मृत्यु पर भी, ठीक है, अधिक उम्र में लोगों की मृत्यु होती थी तो पहले ढोल बाजा ये सब चीज़ें बुलाई जाती थी क्योंकि उन्होंने अपना सफल जीवन व्यतीत करके जा रहे हैं वो। लेकिन उसमें नचनियाँ बुलाना, लड़कियों को बुला करके डांस करवाना असभ्य गानों पर, है ना, तो ये भी अपने समाज में ही होता है। मनोवैज्ञानिक सहायता, शिक्षा के साथ इन बच्चों को मुख्य धारा में लाना। सामुदायिक भागीदारी, समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, उसी की तो मृत्यु हो गई है, तभी तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। पंचायतें कहाँ गई? कोई लड़की आपके पंचायत से, आपके वार्ड से उठ करके गायब हो गई, किसी को परवाह नहीं है, कहाँ गई? नीति और रणनीति, सरकार को तस्करी रोकने के लिए व्यापक कानूनी रणनीति बनाना चाहिए। जन जागरूकता से लेकर सामाजिक जागरूकता और एजुकेशन पर में सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब इन चीज़ों का डिमांड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई फिर अपने आप बंद हो जाएगा। सप्लाई बंद होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लोग ऑर्केस्ट्रा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको हीन मानेंगे, खराब मानेंगे, समाज उसको दुत्कार देगा,
तो फिर ऐसे लोगों को नहीं उठाया जाएगा। इस चीज़ का डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। अब चलते कमचटका प्रायद्वीप उस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि क्या है न्यूज़ और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सुनामी क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए भूकंप का विवरण क्या है। बुधवार को रूस के सुदूर पूर्व कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 अत्यधिक है, 10 तो हाईएस्ट होता है, 8.7 स्तर का भूकंप दर्ज किया गया है। ठीक है, जिसके पश्चात से अब सुनामी, वो भी बहुत ही बड़ी स्तर की, बहुत बड़े स्तर का सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 2025 इतना आसान थोड़ी ना बीतना, तो अब उसमें से यही बाकी था, अब ये भी आ ही गया है। इसे शुरू में 8.0 मापा गया, लेकिन बाद में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 8.7 कर दिया। 8 मापा गया था। भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोवस्क कमचस्की, ये रशियन भाषा का शब्द है, 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 19.3 किलोमीटर की उथली गहराई पर ही था, यानी कि सतह के बिल्कुल समीप में था और इतना तेज था। तब उससे क्या, वहाँ कमचटका प्रायद्वीप की खासियत ये है कि वहाँ पर आबादी कम है, वहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य की मात्रा में है, इसलिए वहाँ पर जान माल के नुकसान तो कम हुआ है। लेकिन अब उसके कारण से सुनामी उत्पन्न होगा, वो तो सभी जगहों पर जाएंगे, आबादी वाले इलाकों में भी जाएंगे, कोस्टल रीजन में सभी जगहों पर जाएंगे, तब उससे माना जा रहा है कि ज़्यादा तबाही हो सकती है। कमचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोरोव ने कहा कि यह दशकों के सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इससे पहले इसी महीने में 22 जुलाई के आसपास में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 30 जुलाई है, 22 जुलाई के आसपास में 7.4 के आसपास यहाँ पर भूकंप आया था। ठीक है, अब सभी जगहों पर इसके कारण से सभी जगहों पर घोषणा कर दिया गया है कि सुनामी आएगी। तो सुनामी क्या होता है भाई, परिभाषा देखिए इसका। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाह की लहरें। यह समुद्र में अचानक बड़े पैमाने पर होने वाले जल विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग दैर्घ्य वाली लहरों की श्रृंखला है, जिसको सुनामी कहा जाता है। सिस्मिक सी वेव्स भी इसको कहा जाता है, सिस्मिक सी वेव्स भी कहा जाता है। अगर सुनामी की जगह पर सिस्मिक सी वेव्स लिखा हुआ जाए तो भी आप उसको वही समझिएगा। और ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी शक्तियों में से एक मानी जाती है। जब ये लहरें तट पर पहुंचती है तो खतरनाक तटीय बाढ़ और शक्तिशाली धाराएं उत्पन्न करती हैं, जो कई घंटे और दिनों तक चल सकती हैं। सभी भूकंप सुनामी का कारण नहीं बनते, केवल वे भूकंप जो समुद्र तल में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हलचल पैदा करते सुनामी उत्पन्न करते हैं। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि सभी समुद्री भूकंप के कारण से सुनामी उत्पन्न होते हैं, नहीं। और सुनामी का जितना इम्पैक्ट आपको तट पर दिखता है, अगर उसी सुनामी के दौरान आप गहरे समुद्री भाग में हैं, यानी कि तट से काफ़ी दूर समुद्र में हैं, तो वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा। आप नाव पर मस्त गाना सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, और नीचे से आपके सुनामी जा रही है, आपको बस अनुभव होगा कि नीचे से कोई बहुत तेज़ी गति से तट की ओर जा रहा है। गहरे समुद्र में इसका पता नहीं चलता, क्योंकि गहरे समुद्र में तरंग ऊपर नहीं होती हैं, वो नीचे की तरफ में होती हैं, स्पीड बहुत तेज़ होता है। वहीं जब ये तटों के समीप में पहुँचती हैं तो तरंगें ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं और स्पीड तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। जितनी स्पीड इनका समुद्र में होता है, उतना स्पीड इनका स्थल पर अगर रहे तो फिर पूरा एक देश साफ कर सकती हैं ये, लेकिन उतना स्पीड नहीं रहता है, क्योंकि जो मग्न तट है उनके ढाल से लग लग के इनका स्पीड कम हो जाता है। सुनामी भूगोल और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये क्या आ गया बीच में, ये गलत से आ गया। सुनामी की विशेषताएं, दुर्लभता। सुनामी पृथ्वी की सबसे असामान्य प्राकृतिक आपदाओं से एक है। अधिकांश सुनामी छोटी और गैर विनाशकारी होती हैं। लंबी तरंग दैर्घ्य, गहरे समुद्र में सुनामी की तरंग दैर्घ्य सैकड़ों किलोमीटर तक की हो सकती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य सैकड़ों किलोमीटर तक का हो सकता है गहरे समुद्र में। उथले पानी में प्रवेश करने पर तरंग दैर्घ्य, जहाँ पर पानी और सतह जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़्यादा गहरी नहीं, वहाँ पर तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, लेकिन लहर की ऊंचाई जो है ये बढ़ जाती है। ये लहर की ऊंचाई गहरे समुद्र में नहीं होती है। इसी कारण से अगर आप गहरे समुद्र नाव लेकर मस्त पिकनिक मना रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और इधर पूरा देश साफ हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पर जब आती हैं तरंग दैर्घ्य तो वो कम हो जाती हैं और वेव्स, लहरें समुद्र के ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण से जो रिहायशी इलाके हैं, आबादी है, उसमें पानी घुस जाती है। लहर की ऊंचाई, समुद्र में सुनामी की लहर की ऊंचाई कम होती है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 30 मीटर तक। हालांकि अधिकांश सुनामी की ऊंचाई 3 मीटर से कम होती है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी 8.7 के कारण से
3 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची सुनामी उत्पन्न हो सकती है। और जब मैं ये न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था तब तक तो कमचटका प्रायद्वीप पर सुनामी आ भी चुकी है। सुनामी उत्पत्ति के लिए पूरे महासागर को कवर कर सकती है। लहरों की श्रृंखला, एक एकल लहर नहीं बल्कि कई लहरों की श्रृंखला होती है जिनका समय अंतराल मिनटों से लेकर घंटों तक का हो सकता है। सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न नहीं होती बल्कि भूकंप के कारण समुद्र तल में होने वाली हलचल से उत्पन्न होती है। भूकंप हुआ, सोचिए ज़रा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक कटोरा में जल ले लीजिए, उसको हिला दीजिए, उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती है ना। बाथ टब जो है ना आपके पास में, उसमें पानी डालकर उसको ज़ोर से झकझोर दीजिए एक बार, तो वही उससे कारण से लहर उसमें दिखेगा। अब उसी को समुद्र मान लीजिए, पूरा समुद्र एक बाथ टब है, उसको किसी ने बहुत ज़ोर से हिला दिया है तो उसमें पानी की लहरें उठ जाती। यही तो है सुनामी, और क्या है, बात खत्म हो गया। सुनामी का समय, स्थान और विनाशकारी प्रभाव का अनुमान लगाना संभव है। एक स्थान पर छोटी सुनामी कुछ मील दूर बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी जगह जगह पर सेंसर्स लगा करके सुनामी का चेतावनी जारी किया जाता है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में इसके कारण से मदद होती है। 2004 में जब भारत में बहुत भीषण स्तर का सुनामी आया था, अरब सागर के बंगाल की खाड़ी के इलाकों में, इंडोनेशिया, बंगाल की खाड़ी, भारत, इन सब जगहों पर, उसके पश्चात से भारत सरकार ने भी सुनामी पूर्वानुमान लगाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप के समीप में कई सारे सेंसर्स स्थापित किए हैं, जिसकी मदद से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में सुनामी किस तत्वों की ओर कब पहुंच सकती है। प्रभाव का क्षेत्र, सुनामी किसी महासागरीय तट को प्रभावित कर सकती है। इसका प्रभाव तभी होता है जब भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे हो, उसकी तीव्रता पर्याप्त रूप से अधिक हो। सुनामी की गति पानी की गहराई पर निर्भर करती है। उथले पानी में यह गति अधिक होती है, जिसके कारण से तट के पास इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि गहरे समुद्र प्रभाव कम होता है। गहरे समुद्र में तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। भूकंप इसका एक कारण हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट इसका एक कारण हो सकता है, पानी के नीचे विस्फोट भी हो सकता है, मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं। जैसे पानी के नीचे अगर परमाणु बम का टेस्ट किया जाए, जो कई बार किया गया है अमेरिका के द्वारा, तो इसके कारण से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। भूस्खलन, बहुत बड़े स्तर पर कोई बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो जाए, उसके कारण से भी ये हो सकता है। उल्का पिंड अगर गिर जाए तो भी इसके कारण से सुनामी हो सकता है। जैसे आज से 5 मिलियन वर्ष पहले मैक्सिको और संयुक्त राज्य की खाड़ी के तट पर उल्का पिंड प्रभाव से सुनामी उत्पन्न हुआ था। ठीक है, भारत में इनक्वाइस नामक संस्था है जो सुनामी की निगरानी वगैरह करती है। तो सुनामी के बारे में मैंने आपको बताया है, तरंग दैर्घ्य के बारे में आपको बताया है, स्पीड के बारे में बताया है, लहरों की ऊंचाई के बारे में बताया है, लोकेशन भी आपको दिखाया है, कहाँ कहाँ पर अभी उत्पन्न हो सकती है। तो जो अंतिम समाचार मैंने देखा था उसमें बताया गया है कि ये जापान का तट है, यहाँ फिलीपींस सागर भी है, यहाँ पर यूएसए और कनाडा का रीजन है। यूएसए खास तौर से यूएसए का रीजन है, और हवाई प्रायद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। हवाई, जापान, कमचटका, ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुनामी का प्रभाव देखा जा सकता है। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि मेखला श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है चारों तरफ अलग अलग प्लेटों से टकरा रही है, जिसके कारण से दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप यहीं पर उत्पन्न होते हैं। इसका ध्यान में रखिएगा, ये पता भी होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर रहे हैं। इनका हिंदी में नाम है मेघनाद देसाई, मेघनाद देसाई, लेकिन इंग्लिश में मेघनाड इनका प्रोनाउंस किया जाता है। मेघनाड, मेघनाद। वैसे मैं भी सोच रहा था मेघनाद किसी का नाम कैसे हो सकता है। मेघनाद तो पता ही आपको किसका नाम था, लेकिन चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे मेघनाद देसाई। इनका 85 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया, और ये भारत से बिलोंग करते थे और बम्बई यूनिवर्सिटी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 10 जुलाई 1940 को भारत के बड़ौदा, वर्तमान बड़ोदरा में हुआ था। वे एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे हैं। 2000 में भारतीय मूल के सबसे सम्मानित नागरिकों में से एक के रूप में भारतीय नागरिकता प्राप्त की। देसाई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और वहाँ के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ के इकोनॉमिक्स विभाग के डीन रहे हैं ये। अब इसी समझ जाइए इनका विद्वता का लेवल क्या होगा। शिक्षा और कैरियर, 1958 में बीए और 1960 में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1963 में एलएलसी से पीएचडी पूरी की, और इनका पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है।
LSE में प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक्स के निदेशक रहे हैं। 2003 में LSE में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इसको फुल फॉर्म। उन्हें नियुक्ति मिली। बाद में महात्मा गांधी के लंदन में योगदान को सम्मानित करने वाली मूर्ति के लिए समिति के सदस्य भी बने हैं। गांधी स्टैच्यू मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके ये सदस्य भी रहे हैं, इसी के बारे में कहा जा रहा है। प्रमुख योगदान: देसाई ने 200 से अधिक शैक्षणिक लेख और 25 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिन्हें मार्क्स रिवेंज और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामले, अर्थशास्त्र, सामाजिक आर्थिक इतिहास पर गहन शोध किया है। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सक्रिय हैं। उस समय 91 से सदस्य बने और जून 2021 में वे चेयरमैन बने। देसाई ने निजी बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इस्लामिक अर्थशास्त्र पर भी व्यापक कार्य किया है और उसके बारे में भी कई सारे रिसर्च पेपर इनके छपे हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना होता है ना जीवन में, तो उसका सबसे बड़ा जो रास्ता है, सबसे आसान जो रास्ता होता है वो होता है पढ़ाई, एजुकेशन। मोबाइल, इंटरनेट, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट हो आपके पास में तभी आप पढ़ेंगे, मोबाइल हो तभी पढ़ेंगे। इनसे जितना कट के आप अपने किताबों में, अपने में रहेंगे व्यतीत, अपने में व्यस्त रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप करियर में सफल बनते हैं। इनको कौन सा इंटरनेट मिला होगा पढ़ने के लिए, है ना? तो खुद से पढ़िएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो होता है ना, अगर अच्छा आपको मिलने का मतलब एक भी चांस लगता है आपको कि हायर एजुकेशन कहीं से मिल सकता है मुझे, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छे एजुकेशन, अच्छे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा नहीं, वो तो बेकार है। अच्छे एजुकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का जब भी मौका मिले तो ज़रूर ही जाइए, कभी उसको मिस मत कीजिए, ठीक है? सम्मान प्रभाव: उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया। वे महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य थे। गांधी की विरासत को बढ़ाने में योगदान दे रहे थे। उनकी पुस्तकें जैसे पावर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउस इकोनॉमिक्स, अबेंडेंट द पुअर में 2 अन्य नोटबुक उनके विचारों का प्रस्तुत करती है। ये सब उनकी किताबों के नाम है। किताबों का नाम नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, यही पूछा जाएगा। तो ये जो थे महोदय, ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे हैं। काजीरंगा, असम, रिकॉर्ड 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर। तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में, उसके पश्चात से तीसरे स्थान पर काजीरंगा है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस होता है, उसी के मौके पर ये घोषणा किया गया है, जहाँ पर कई सारे टाइगर रहते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा केवल एक सींग वाले गेंडे के लिए नहीं बल्कि टाइगर रिजर्व भी है। वो भारत में बाघ घनत्व के मामले में तीसरा सर्वोच्च स्थान दर्ज किया है। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद यह आता है। कर्नाटक का बांदीपुर, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो है, और उसके पश्चात से नाम आता है किसका, तो वो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व का। KTR काजीरंगा टाइगर रिजर्व को अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बाघ घनत्व में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई। यहाँ पर डेंसिटी बहुत बढ़ गई। डेंसिटी का तात्पर्य क्या है कि कितने बड़े एरिया में कितने बाघ रह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं कितने बड़े एरिया में रह रहे हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है और 100 टाइगर रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे टाइगर डेंसिटी कम है। लेकिन छोटा एरिया है, छोटा टाइगर रिजर्व है और वहाँ पर 100 टाइगर रह रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे टाइगर की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। तो एरिया से डिपेंड करता है टाइगर का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार KTR में 2024 में 148 बाघ पाए गए थे। 1307.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 2022 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जब पहली बार नमूनाकरण के दौरान विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग में 27 बाघ पाए गए हैं। 2022 बाघों की संख्या 104 थी, 2024 में 115 हो गई है, जिसे पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग और विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग में गिना गया है। कैमरों की मदद से इनको गिना जाता है। KTR में प्रति 100 वर्ग मीटर में 18.65 बाघ पाए जाते हैं। बांदीपुर में 19 है और कॉर्बेट में 19.56 है। सबसे ज़्यादा बांदीपुर में है, फिर कॉर्बेट में है और उसके बाद से KTR का नाम आता है। और इससे पता चलता है कैमरा ट्रैप विधि NTCA के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कैमरा ट्रैप विधि, यानी कि जंगलों में इस प्रकार के टाइगर रिजर्व में जगह जगह पर कैमरा लगा दिए जाते हैं और हर बाघ का गणना किया जाता है इसके द्वारा। तो उसमें हमने गणना किया कि यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में हैं और 115 हो गए हैं। जो कम एरिया में 115 बाघ रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
तो आज के मुख्य न्यूज़ यही थे, जिसमें मैंने आपको बिहार के लड़कियों के बारे में बताया है, कितना दुखद है वो न्यूज़, और सुनामी के बारे में बताया है, कमचटका प्रायद्वीप के बारे में बताया है, उसका लोकेशन भी दिखाया, यहीं पर कमचटका है, जापान के ठीक उत्तर में कमचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको यूनेस्को के धरोहर में भी घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बड़ा ही अद्भुत सा माना जाता है कमचटका का, इसलिए इसको यूनेस्को में भी स्थान दिया गया है कमचटका को। देखिए क्या है, कुरील द्वीप समूह कमचटका से जापान तक फैला हुआ है। यह रूस और जापान के बीच एक विवादित क्षेत्र भी है। यहाँ पर अब आपको स्पष्ट मैप में दिख रहा होगा, ये है कमचटका, ये है जापान, और ये देखिए छोटे छोटे द्वीप जो फैले हुए हैं, ये जापान और रूस के बीच में विवाद का भी कारण बनता है। कमचटका को यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल किया। वही पॉइंट है यहाँ पर कि ज्वालामुखी जो यहाँ पर है कमचटका ज्वालामुखी, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, श्रेडनी और वोस्तोचनी, यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। कमचटका नदी भी है यहाँ पर, सब कुछ कमचटका नाम से ही है। अब आपको सारा मैंने बता दिया इसके बारे में। आपसे लोकेशन पूछेगा, ज्वालामुखी का नाम पूछेगा, कहाँ पर स्थित है ये पूछ लेगा, और बस इसके अलावा नहीं पूछेगा। नदियों के नाम तो बहुत कम चांस है कि पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।